नमस्कार, मैं सौरभ खरे आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स के यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टाइप। आज पढ़ेंगे हम लोग गुणनखंडों की संख्या पर आधारित प्रश्न। गुणनखंडों की संख्या पर आधारित प्रश्न। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक को समझते हैं। एक बार आप बेसिक समझ लीजिए, इसका कभी भी क्वेश्चन आपका गलत हो नहीं सकता है। आप सेकंड में क्वेश्चन लगा लेंगे, बस ध्यान रखिए। इसका हम बेसिक समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा कि गुणनखंड और गुणज में अंतर क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड द फैक्टर। गुणनखंड और गुणज में अंतर क्या होता है। बात कर रहे हैं हम लोग गुणज की। डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन किसका, गुणज का और गुणनखंड का। अंतर हमको क्या देखना बेटा, गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है। तो अप्रोच पे काम करें अगर इसकी हम लोग, गुणज कहलाते हैं मल्टीपल, गुणनखंड कहलाते हैं फैक्टर्स। गुणज कहलाते हैं मल्टीपल्स और गुणनखंड कहलाते हैं फैक्टर्स। बात क्लियर हो पा रही है। कोई संख्या लेते हैं हम लोग, है ना। एक संख्या ले ली जैसे 12, एक संख्या ले ली 12। यहां भी हमने 12 संख्या कोई ले ली। बहुत कायदे समझिएगा बात को। एक संख्या ली 12, 12। इसके मल्टीपल्स क्या होंगे बेटा, इसके मल्टीपल्स क्या होंगे, मल्टीपल्स क्या होंगे। गुणज 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चार 48, 12 पंचे 60, 12 छः 72। आप और भी आप देखते रहेंगे। किसी भी संख्या से गुणा कर दो 12 का, वो 12 का गुणज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो 12 का गुणज हो जाएगा। दिमाग बात क्लियर हो पा रही है। 12 का अगर हम गुणज की बात कर रहे हैं, 12 की अगर हम गुणज की बात कर रहे हैं तो क्या करना हम लोग को, 12 का मल्टीपल लेना। 12 एकम 12 पहला गुणज, 12 दूनी 24 दूसरा गुणज, 12 तिहाई 36 तीसरा गुणज, 12 चौक 48 चौथा गुणज, 12 पंचे 60। जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हैं वो उतने नंबर का उसका गुणज होगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट बात समझ में आ गई होगी। हम कहेंगे 12 का 10वां गुणज क्या होगा, 12 गुणा 10, 12 धाम 120, 10वां गुणा 120 हुआ। 12 गुणा 11, 11वां गुणज क्या होगा, 12 गुणा 13 कौन सा होगा, 12 गुणा 1000वां गुणज क्या होगा बता सकते हैं, लाखवां गुणज क्या होगा बता सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि भैया गुणनखंड क्या होंगे 12 के, 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 12 के गुणनखंड करिए तो 12 का गुणनखंड का मतलब है 12 के खंड करना है। क्या करना है, खंड करना है। पहला खंड तो इसका एक ही होगा। कितना होगा, एक। एक का भाग 12 में जा रहा नहीं जा रहा, एक का भाग 12 में जा रहा, तो पहला खंड इसका एक होगा। फिर देखना दो का भाग जा रहा नहीं जा रहा, दो छक 12, दो छक 12। इसका भी आपका एक गुणज क्या होगा, सॉरी फैक्टर क्या होगा, दो होगा। तीसरा गुणनखंड क्या होगा, तीन होगा, तीन चौको 12। चार का भी भाग जा रहा, चार तिहाई 12। पांच हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि पांच का भाग पूरा पूरा इसके पांच के रूप में 12 को खंडित नहीं कर सकते हैं पूर्णांक के रूप में। अब अगर हम कहें 6 का भाग जा रहा, हाँ जा रहा सर। अगर हम कहें यहाँ पे 12 का भाग जा रहा है, 12 एकम 12। इससे ज्यादा क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एक देख लिया, दो देख लिया, तीन चार, पांच होता नहीं है, पांच का भाग जाएगा नहीं। छह होता, छह का भाग चला जा रहा, सात होगा नहीं, सात का भाग नहीं जा रहा। आठ नहीं होगा, आठ का भाग 12 में नहीं जा रहा, नौ का भाग नहीं जा रहा, 10 का भाग नहीं जा रहा, 11 का भाग नहीं जा रहा, 12 का भाग जा रहा है। तो अगर हम आपसे ये बात कहें कि इसके फैक्टर्स कितने हैं, गुणनखंड कितने हैं, खंड 12 के खंड कितने होंगे, 12 का खंड एक होगा, दो होगा, तीन चार छह और 12। गुणनखंडों की संख्या निश्चित हो गई है। कितने गुणनखंड होंगे इसके टोटल अगर देखे जाए तो 6 हो जाएंगे। कितने गुणनखंड हो जाएंगे इसके, टोटल गुणनखंडों की जो संख्या होगी 6 होगी। क्या इसकी काउंटिंग कर सकते हैं आप, गुणज की काउंटिंग नहीं कर सकते। जिसने गुणज तो बहुत है, अनंत हो जाएंगे। जिस संख्या से गुणा कर दो, 1 लाख से गुणा कर दो 12 का, 12 लाख हो गया, 12 लाख भी इसका एक गुणज होगा।
लेकिन गुणनखंडों के केस में ऐसी कोई बात नहीं है, गुणनखंड निश्चित होंगे। अगर एक बार हमने काउंट कर लिया इतने गुणनखंड है, अगर 12 के कितने गुणनखंड है 6, अब ये हमेशा 6 ही रहेंगे, इससे अब ना कम होना पाना है ना ज्यादा, 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 6। लेकिन अगर गुणज पूछे जाए तो गुणज अनंत है, गुणजों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। अब देख लीजिए जिस संख्या से आप गुणा कर देंगे, जिस संख्या से गुणा 1 लाख से गुणा कर दिए 12 लाख हो जाएगा, 20 लाख से गुणा कर दीजिए 25 लाख से गुणा कर दी, अरब से बात करें, मिलियन से, ट्रिलियन से बात कर दीजिए, इसका मतलब है इनको काउंट किया जा सकता है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। अब बात समझ में आ गई होगी गुणज और गुणनखंडों में डिफरेंस। गुणज और गुणनखंडों में दूसरा डिफरेंस क्या है, जो जो अगर गुणज है, जो क्या है गुणज है, तो अगर किसी भी गुणज में उस संख्या का भाग 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छम 72, अगर उस संख्या का भाग उसके गुणज में पूर्णतः जाता है। अभी एलसीएम एचसीएफ में बहुत बड़ा काम है इसका, है ना। उस संख्या का भाग अगर 12 का गुणज लिया तो 12 का भाग 12 के गुणज में पूरा पूरा जाएगा, 12 का भाग 12 के गुणज में पूरा पूरा जाएगा। जबकि 12 के फैक्टर्स, अगर 12 के गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग, 12 के अगर हम लोग गुणनखंड करने जा रहे हैं तो 12 के गुणनखंडों का भाग 12 के गुणनखंडों का भाग 12 में जाएगा। मतलब यहां पर उल्टा होगा, गुणनखंडों का भाग 1 12, 2 6 12, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। बात क्लियर हो पा रही, क्योंकि वो खंड है, तो खंडों का भाग कहाँ जाएगा, संख्या में जाएगा। समझ पा रहे हैं, गुणनखंड खंडों का भाग संख्या में जाएगा, ठीक है। गुणज, गुणज संख्या का भाग गुणज में जाएगा, संख्या का भाग गुणज में जाएगा, संख्या का भाग गुणज में जाएगा। खंड गुणनखंड, खंडों का भाग संख्या में जाएगा। तो यहां से बात स्पष्ट हो गई है कि गुणज क्या है और आपके गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है, ये हम लोगों ने समझा। दूसरी बात एक क्लियर भी हुई कि हम लोग गुणजों की संख्या नहीं निकाल सकते हैं, जबकि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंडों को हम लोग कह सकते हैं कितने गुणनखंड है 12 में, आप बता सकते हैं 6। हम अगर पूछे 12 के कितने गुणज हैं तो आप नहीं बता सकते, जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उतना ही गुणज प्राप्त हो रहा है। इसलिए अंततः हम इस निष्कर्ष पहुंचते हैं कि गुणनखंडों को गिन सकते हैं और गुणनखंडों को ही गिनना है। इसलिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं गुणनखंडों की काउंटिंग करने के लिए, ठीक है ना। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि हम गुणनखंड गिन रहे हैं ना, फैक्टर्स को हम लोग गिन रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फैक्टर्स। काउंटिंग ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं थोड़ा सा। गुणनखंडों को गिना कैसे जाता है, ठीक है। गुणनखंडों का गिनना विभिन्न प्रकार से। गुणनखंडों को क्या करना है, गिनना है, काउंटिंग करना है। एग्जाम्पल ले ले रहे हैं हम लोग, कोई एग्जाम्पल समझिए। गुणनखंडों को अगर आपने एग्जाम्पल समझ लिया तो आपको देखिएगा, आप समझेंगे कि कभी क्वेश्चन आपका एक तो गलत नहीं हो सकता, दूसरा बहुत तेज बनेगा। गुणनखंडों की काउंटिंग के लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं 72 का, इसी को गेम कर देना पूरे को। अब गुणनखंडों की अगर काउंटिंग करें, 72 को पहले हम लोग आमतौर पर लिख ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, 1 का भाग जाएगा 72 में, जी जाएगा। अभी समझिए बस बात को, 1 का भाग जाएगा, जी जाएगा। 2 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 36 दूनी 72, इसमें कितना हो जाएगा आपका 24 तिहाई 72। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 18 4 72। ऐसे करना, देखो आपको 1 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, 72 भी होगा, 1 होगा और 72 1 72, 2 होगा 36 का भी भाग, 36 दूनी 72, 3 होगा 24 3 72। बात क्लियर हो पा रही है हमारी। इसके बाद 4 होगा, 18 4 72। क्या 5 का भाग 18 में जाएगा, क्या 5 का भाग, सॉरी 5 का भाग 72 में जाएगा, नहीं जाएगा। 6 का, हाँ ठीक है सर, 12 6 72। इसके बाद कितना हो जाएगा, 8 9 72। कुल कितने इसके फैक्टर्स हो गए हैं, इसके कुल कितने फैक्टर्स हो गए, इसकी काउंटिंग कर लीजिएगा। इसके कुल कितने फैक्टर हो गए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल 12 के
72 के फैक्टरों की कुल संख्या हो गई 12। कितनी हो गई? 12। अब भी हम लोगों ने इसको समझा कैसे निकाला जाता है, इसको समझा हमने कैसे निकाला जाता है। तो हम लोगों ने बात कर ली कि 72 के कौन कौन से गुणनखंड हैं। अब एग्जाम में आपको लगाना है। अब आपको क्या करना है बेटा? एग्जाम में लगाना। अब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, उस पर बात करना। पहला क्वेश्चन है, लिखिएगा, 72 के कुल गुणनखंड। पहला क्वेश्चन पूछा 72 के कुल गुणनखंड। बेसिक समझ के जाइएगा, वहां सवाल स्पीड में बनेंगे, जल्दी बनेंगे। 72 कुल गुणनखंड कितने निकालेंगे? आपको नियम बताते हैं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 72 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 72 क्या लिख सकते हैं बेटा? आप ये समझ पा रहे होंगे। 72 क्या लिख सकते हैं? 72 को लिख सकते हैं हम लोग 8 9 72 लिख सकते हैं। 8 9 72। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिरपन 9। 9 8 कितना हो जाएगा? 72। 9 8 कितना हो जाएगा बेटा? 72 हो जाएगा। अब आप एक बात समझिए, अगर हम आपसे कहें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें कितनी घात है? 3। इसका हो जाएगा 3 प्लस 1। यहाँ कितना होगा आपका? 2 प्लस 1। कुल गुणनखंडों की जो संख्या आएगी 4 गुणा 3 12। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 12 आ जाएगी। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने ऐसा क्यों कर दिया। समझिएगा बात को। 12 गुणनखंड हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। 12 एक एक करके गुणनखंड अगर देखें आप, तो आपको क्या करना है? 2 की पावर 0 इसका एक गुणनखंड होगा, क्योंकि एक गुणनखंड है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। मैक्सिमम तक जाना है, कहां तक? 3 तक। जीरो शुरू करेंगे। जीरो क्यों कर रहे हैं शुरुआत? ये बात समझिए, जीरो से क्यों शुरुआत कर रहे हैं? क्योंकि एक भी फैक्टर है हमारे पास, एक भी फैक्टर है। एक कहां से आएगा? 2 की पावर 0 से कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ 3 की पावर कहां से है? 3 का क्या है? स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे बेटा हम लोग? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझे, अब ए इसके साथ जाएगा, एक इसके साथ जाएगा, ए इसके साथ जाएगा। देखो 2 की पावर 0 का मतलब होता है, 2 की पावर 0 तो मतलब कितना होता है बेटा? 1। इसका मतलब कितना होता है? 1, है ना। 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1। 3 की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू जी 1, इसकी वैल्यू कितनी है? 1। इसकी वैल्यू 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 3। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3 3 का 9, ये हो जाएगा 8। अब आप समझिए, तो इसके साथ इसको लेंगे। देखो 2 के साथ, 2 की पावर 0 के साथ तीनों को लेना पड़ेगा, है ना। तो कौन आएगा? 2 1 1 कम 1। इसके साथ इसको लेंगे, 1 तिहाई 3 और 2 की पावर 0 के साथ 1 9 9 3 हो गए। 2 की पावर 1 के साथ तीनों को लो, 2 की पावर 2 1 के साथ तीनों को लो, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 और 2 9 18। 2 की पावर 2 के साथ सबको लो, 4 1 कम 4, इसके साथ भी लेंगे जी हम लोग। 4 1 कम 4, 4 तिहाई 12 और 4 9 36। 8 के साथ भी लेना पड़ेगा, 8 के साथ लेंगे। 8 1 कम 8, 8 तिहाई 24 और 8 9 72। 3 3 6 3 9 3 12, यही आपके फैक्टर्स थे। यही आपके फैक्टर्स थे। हम ये बताने का क्यों प्रयास कर रहे हैं कि आपके दिमाग में एक बात चीज और बैठ जाए कि यहां पर जीरो से काउंटिंग करेंगे। किसी भी संख्या का एक फैक्टर होता है, किसी भी संख्या का एक फैक्टर होता है। एक का भी एक फैक्टर है, दो का भी एक, पहले से 2 का फैक्टर कितना है? 1 भी है।
3 का फैक्टर क्या है? 1 है। किसी भी संख्या का एक फैक्टर होता है। इसके लिए यही कारण है कि 2 की पावर 0 भी लेना पड़ा और 3 की पावर 0 भी लेना पड़ा। अब आप फिर यहीं पे आइए। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? अब समझिए। अब आपने लिखा 72। 72 को लिख सकते थे 8 गुणा 9। 72 को लिख सकते थे 8 गुणा 9 और 8 को हम लोग प्राइम फैक्टर में बदल लिया। प्राइम फैक्टर बदला 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिरका 9। अब आप बताइए, अगर यहां 3 तक है, 3 तक है तो पावर कहां से शुरू करते हैं हम लोग? 0 से। 0 से 3 तक काउंट करने में कितने आएंगे? 4 आएंगे। 0 से 3 तक काउंट करने में कितने आएंगे? 4 आएंगे। इसी कारण है कि हमने यहां पे कितना लिखा? 4 लिखा। बस 3 लिखा। 3 का मतलब एक और, क्योंकि एक भी फैक्टर होता है। दिमाग में अब आपको ये रखना है कि किसी भी संख्या का पहला फैक्टर 1 होता है। किसी भी संख्या का पहला फैक्टर आपका कितना होता है? 1 होता है। अगर किसी संख्या का पहला फैक्टर 1 है तो आप समझिए 0 से 3 तक काउंट होंगे। 0, 1, 2 और 3। अगर 0 से 3 तक की काउंटिंग करें तो नंबर कितने आएंगे? 4। संख्या कितनी आएंगी? 4। वही हमने यहां 4 लिखा। अगर 0 से लेकर 2 तक की काउंटिंग करेंगे तो नंबर कितने आएंगे? 3। अगर 3 आएंगे, 3 चौको 12। 3 चौको 12। देखो ये 4 आएंगे, ये 3 आएंगे। हर हर आदमी इसके तीनों के साथ मैच खेलेगा। ये भी तीनों के साथ खेलेगा, ये भी तीनों के साथ खेलेगा, ये भी तीनों के साथ। अगर 4 है वो 3 के साथ मैच खेल रहा है। 4 तिहाई 12। हम लोग क्रमचय संचय भी आगे पढ़ेंगे। आप समझ रहे? ये तीनों के साथ करेगा, ये तीनों के साथ करेगा, ये तीनों के साथ, ये भी तीनों के साथ मैच खेलेगा। इसका मतलब 4 3 कितना हो जाएगा बेटा? 12। बात समझ में आ गई? अब आपको दिमाग में एक खत्म हो गया होगा कि भैया ये वाला एक क्यों जुड़ रहा, ये वाला एक क्यों जुड़ रहा है। बात क्लियर हो पा रही है? अब हमने देखा 72 की, हमने कहा कुल फैक्टर्स की संख्या, 72 की कुल फैक्टर्स की संख्या 12 आएगी। कितनी आएगी? 12 आएगी। हमने यहां पे करके दिखाया और आपने देखो पीछे वाली स्लाइड में देखो गिन के बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 आ गई। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, उसी वाले तरीके से करना है। कैसे करना है? ऐसे 72 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 8 गुणा 9। क्या लिख सकते हैं? 8 गुणा 9। 8 गुणा 9 लिखा तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब यहां पर 3 का मतलब कितना होगा? 4। 0 से शुरू करेंगे। कहां से? 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 की पावर का मान 1 होता है। यहां 4 आएगा, यहां कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। 3 चौको कितना हो जाएगा? 12। तो 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या 12। अब आपका कैसा ही सवाल है, पूछा जाए कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आपको अभाज्य संख्याओं के फैक्टर करना है। 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2 होती है। ठीक है ना? तो अब ये समझिए अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो आपके 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या 12। अब कहें 72 के सम गुणनखंडों की संख्या। 72 के सम गुणनखंडों की संख्या। बहत्तर के समगुणन खंडों की संख्या कैसे निकाल लेंगे? एग्जाम में आएगा 72 के समगुणन खंडों की संख्या निकालिएगा। आपको करना क्या है भैया? 72 बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिरका 9, 9 8 72। अभी करके आए। सम चाहिए है। अगर किसी भी संख्या के लिए सम होना चाहिए तो सम की परिभाषा क्या है? इवन नंबर की परिभाषा क्या है? कि वो किसका गुणन मल्टीपल होगी? 2 का मल्टीपल होगी। किसका मल्टीपल होगी? वो 2 का गुणा कर देगी उसमें। तो उसके आगे 2 बना रहना चाहिए। कितना बना रहना चाहिए? 2 बना रहना चाहिए। आप अगर देखें, आप अगर सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, इवन नंबर्स की, इवन फैक्टर्स चाहिए, अगर इवन फैक्टर्स चाहिए तो आप क्या करो? 2 बाहर कर लो सम के बनाने के लिए। अब यहाँ बचेगा कितना? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। बात क्लियर हो पा रही हमारी? ये दो जो है वो आपका सम का काम करेगा। अब ये सम है, अंदर जो कुछ है इसके अंदर वो सम होगा। बात क्लियर हो पा रही है? बहुत मोहब्बत से पढ़िएगा। 2 क्या है? सम है। 2 क्या है? आपका सम। अब जो भी वो कह रहा अंदर जो भी होगा वो सम ही होगा, क्योंकि अगर कोई भी संख्या है, अगर 2 का गुणा कर दो, सम है तो भी सम होगी, विषम है तो भी सम होगी। हम क्या कहना चाह रहे हैं? 1 2 3 4 5 कोई नंबर ले लिया। अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें, 2 आ जाएगी, ये भी सम आएगी। 2 का गुणा कर दो 4, सम में भी 2 का गुणा करो तो सम प्राप्त होगी, विषम में भी 2 का गुणा करो तो विषम भी क्या बन जाएगी? आपकी सम बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? सम बन जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, 2 हमने सम के लिए निकाल लिया। अब आपको वही फिर तरीका लगा दो जो हमने बताया था।
यहाँ कितनी घात है? 2। एक एक्स्ट्रा कर दो, 3 हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा, क्योंकि वही काम जो पहले कर रहे थे, बस सम के लिए कहा था, सम हमने यहाँ कर दिया। यहाँ पर कितना है बेटा? 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 3। एक ज्यादा होता है, कितना हो जाएगा? 3 तिरका 9। 72 के 9 सम फैक्टर्स हैं। 72 के 9 सम फैक्टर्स हैं। बात क्लियर हो पा रही है? अच्छा, गिनवा भी दे रहे हैं आपको। देखो हमने जो किए थे, 9 फैक्टर सम है। एक ये वाला सम है, 2 3 4 5, नहीं ये नहीं हो पाएगा। 9 वाला आपका देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 सम फैक्टर्स हैं, बस 1 3 9 आपके विषम है। 1 3 9 आपके क्या है? विषम है। बाकी सब कैसे हैं आपके? सम फैक्टर्स हैं। निकाल लिए। एग्जाम में सीधा पूछेगा 72 के सम फैक्टर्स निकालिए। अब निकाल के आ सकते हैं, कुछ नहीं, बाहर 1 2 बाहर निकाल लीजिए, इसके अंदर जो है फिर वही काम कर दीजिए, तो 72 के सम फैक्टर्स निकल आएंगे। अब आपसे पूछ ले जाएगा क्वेश्चन, अभी सम फैक्टर्स निकाल रहे थे, अगर आपसे पूछ लिया जाए विषम फैक्टर्स क्या होंगे 72 के, 72 के विषम फैक्टर्स क्या होंगे, अगर हमें 72 के विषम फैक्टर्स निकालना है, तो एक तो है कुल में से सम घटा दो। कुल में से क्या घटा दो? सम घटा दो। कितने फैक्टर निकल आएंगे? विषम निकल आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको करना क्या है, विषम फैक्टर्स के लिए हम कहें 72 के विषम गुणनखंड। 72 क्या करना है बेटा? विषम गुणनखंड। बात क्लियर हो पा रही? 72 के विषम गुणनखंड। 72 विषम गुणनखंड कैसे करेंगे? 72 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिरका 9। तो हम क्लियर कर चुके। अब विषम गुणनखंड चाहिए। विषम में एक भी 2 नहीं आना चाहिए कभी गलती से भी। आएंगे क्या? नहीं आएंगे। कोई भी 2 आ जाएगा तत्काल सम कर दिया जाएगा। तो इसको काट दो। बचा क्या? यहाँ पर पावर कितनी? 2। 2 के बाद क्या करते हैं हम लोग? 3 करते हैं। आंसर कितना आएगा? 3। तो 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या 3 होगी। क्लियर हो गई बात? 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक, इसमें एक भी सम संख्या नहीं होना चाहिए, एक भी सम संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर 2 सम संख्या थी, सब 2 को काट दिए, बच्चे का आपके विषम संख्या। ओके, संख्या निकालना सीख गए। और आगे चलते हैं हम लोग। हम अगर योग की बात करें, 72 के सभी गुणनखंडों का योग। पूछेगा 72 के सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकाल लेंगे? 72 के सभी गुणनखंडों का योग पहले तो ये लिख लो, 72 बराबर होता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। योग करना है, बहुत काले समझिएगा। अगर योग करने की बात आए तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 0 शुरू करेंगे, 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे? 3 तक जाएंगे, इंटू यहाँ 3 पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 8। 1 2 4 और 8, यहाँ कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई लगा बीच में, 1 3 और 9, 2 तक जाएगा, है ना? 2 लिखा, 8 और 4 12, 12 2 14, 1 15, यहाँ कितना होगा? 9 3 12, 12 1 कितना हो जाएगा? 13, 15 3 45, 4 15 1 15, 4 19, 155। अगर 72 के सभी गुणनखंडों को जोड़ा जाएगा, काउंट करके देखना कितना आएगा आपका? 195। कितना हो जाएगा बेटा? 195। बात क्लियर हो पा रही है? कितना हो जाएगा आपका? 195। ठीक है, तो
गुणनखंडों के बारे में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें और पढ़ेंगे अभी हम लोग, वो हम लोग बैच में लेकर आएंगे। अभी हमने जितनी आवश्यकताएं थी, कैसे गिनते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को कर सकते, ठीक है। हम क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन था, कह रहा है 110 25 के गुणकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये है गुणकों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो पहले फैक्टर निकालना सिखाएं आपको हम लोग। लिखा गया 110 25, लास्ट के 2 डिजिट 25 है, इसका मतलब 25 तो बाहर निकाल सकते, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख सकते बेटा 25, 25 का दो, 25 चौको कितना हो जाएगा 100, 25 चौको 100, 10 बचेगा, 102 हो जाएगा फिर से, 25 चौको 100, 25 एकम 441। इसको क्या लिख सकते थे बेटा, इसको लिख सकते थे 5 का स्क्वायर 25, इसको लिख सकते थे 21 का स्क्वायर, 21 के स्क्वायर को क्या लिख सकते थे हम लोग, 3 गुणा 7 का होल स्क्वायर, 7 21 21 21 441 लिख जाएगा। अब पूछ रहा था यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे और 5 का स्क्वायर हो गया, इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, इंटू 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू कितने का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया। अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ हो जाएगा, ऐसा सिस्टम से लिख लिया करो, 3 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तीनों अभाज्य संख्या है, 3 5 और 7 तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। पहला काम तो कंफर्म करना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने इसको तोड़ लिया। अब वो कह रहा है इसके गुणकों की संख्या क्या है, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आप देखिएगा यहाँ 2 है, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 पावर है, कहाँ से आएगा, 0 से, 0 1 2, शुरुआत कहाँ से, 0 से शुरुआत करेंगे, 0 1 और 2। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपका 3 आएगा, यहाँ से कितना आएगा आपका 3 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 3, बस सब में एक जोड़ दो, तो 3 तिरका 9 3 कितना आएगा 27, 3 तिरका 9 3 कितना आ जाएगा बेटा 27। बात क्लियर हो पा रही, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखें, 441 डबल जीरो में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, बहुत अच्छी तरीके से देखो इसको अब। 441 डबल जीरो लिखा गया, 441 डबल जीरो। अब पहले फैक्टराइज करना है, ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं, ऐसे करके नहीं होता। पहले देखो इसको कितने में तोड़ सकते, इसको लिख सकते थे हम 441 गुणा 100, 441 को तोड़ सकते हैं 21 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बेटा 21 का स्क्वायर, 21 गुणा 21, ऐसा लिख दे रहे हैं हम लोग, 3 3 गुणा 7 का स्क्वायर गुणा 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 100 को 100, याद रखिएगा 100 को क्या लिख, 25 100 को 100, 25 के लिए 5 का स्क्वायर और 100 4 के लिए 2 का स्क्वायर लिख जाएगा ना, इसके लिए 25 100 को 100, 55 25 4 2 दूनी 4, 25 100 कितना हो जाएगा 100। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट आपको तोड़ना है, थोड़े यहाँ पे आएगा 3 की पावर 2, यहाँ पे आएगा 7 की पावर 2, यहाँ पे आएगा 5 की पावर 2, यहाँ आएगा 2 की पावर 2। सब अभाज्य गुणनखंड है, सब कैसे हैं, अब आपके अभाज्य गुणनखंड है। हम इसको सिस्टम से लिख ले रहे हैं, सिस्टम से लिखेंगे तो पहले सबसे पहले 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखे तो अभी काम चल जाएगा, लेकिन एक तरीका होता है जो लगाने का मैनर होता है। इसके बाद क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। यहाँ से कितने आएंगे फैक्टर, यहाँ से कितने आएंगे 3, कितने हो जाएंगे 3, बात क्लियर हो पा रही है, 3 आएंगे, 0 से शुरू करेंगे ना हम लोग, यहाँ से भी कितने आएंगे आपके 3, यहाँ से कितने आएंगे बेटा 3, और यहाँ से कितने आएंगे बेटा 3। अगर इनको हम लोग गुणा कर दें, 3 तिरका 9 30 27 30 81, कितना हो जाएगा, है कोई ऑप्शन, ये है 3 तिरका 9 30 27 30 81, मतलब इस संख्या के 81 गुणनखंड होंगे, क्या होंगे 81 गुणक होंगे या गुणनखंड। बहुत आसानी से देखो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया 21 में क्वेश्चन, बिल्कुल लगा के जाइए, तैयार करके जाइएगा।
अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा 529 00, 529 00, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा? 23। चलिए एक बार एक और लाइन लिख दें हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 529 इंटू 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 529 इंटू 100। 529 का किसका स्क्वायर है? 23 का स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर वगैरह आपको आना चाहिए। 100 को क्या लिख सकते हैं? 25 चौको 100, 25 चौको 100। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 25, 5 का स्क्वायर, 25 चौको 100 लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 दूनी 4। यहाँ अगर इसको सिस्टमेटिक लिखें हम लोग तो सिस्टमेटिक क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 23 की पावर 2। एग्जाम में आपको सिस्टमेटिक नहीं लिखना है ना, डायरेक्ट लिख देना है। अब तुम लगा के बता रहे हैं आपको, तो एक तरीका जो बता रहे हैं, एग्जाम में तो आपको अभाज्य दिखे बस, खत्म हो गया मामला वहीं से। यहाँ पे देखो 2 का कितना आएगा? इस 2 का आएगा 3, इस 2 का आएगा कितना? 3, और इस 2 का कितना आएगा? 3। सबका गुणा कर देंगे, 3 3 9 3 27, कितना आएगा बेटा? 27। कितना हो जाएगा? 27। बात क्लियर हो पा रही? कितना हो जाएगा? 27। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। इस विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपके CSI में पूछे गए हैं, UPSI पुलिस में। तो आप इनको, जिनको आ गया तो बात ठीक है, और जिनको नहीं आएगा थोड़ा सा उस पर काम कर लीजिएगा, घर पे बैठ करके सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि वहाँ सूत्र याद रहना बहुत कठिन है। हम बहुत सारे सूत्र लिखवा देते, हम निकालते, ऐसा होता वैसा में होता, ऐसा नहीं। इसको समझिए आता कहाँ से, होता क्या है इसको। इसमें लिखा गया है 1540, 1540। और इसको फैक्टर करना है, कैसे करेंगे? जीरो वाले को क्या लिख सकते हैं हम? देखो 154 गुणा 10 लिख सकते हैं। पहला काम थे 22 सत्ते 154 होता है। कितना होता है? 22 सत्ते 154, 22 गुणा, हाँ, पहाड़ा याद करने के लिए कहा गया था, अगर याद कर लिए तो ठीक है। किंतु क्या 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5। 22 को क्या लिख सकते हैं? 11 गुणा 2। जब तक प्राइम फैक्टर ना बदल जाए। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान ज्ञान देना। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 2 ये है, 1 2 ये है, कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2। इसके बाद क्या है? 5। इसके बाद क्या है बेटा? 5। इसके बाद क्या है आपका? 7, 7। इसके बाद क्या है? 11। जब कोई पावर नहीं है इसमें, जब इसमें कोई पावर नहीं है, इसका मतलब कितनी पावर होगी? 1 होगी। सबके ऊपर कितनी पावर होगी? 1 होगी। तो ये एक एक पावर लगा ले रहे हैं हम लोग, 1 1 और 1। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 3 गुणा, यहाँ कितना होगा? 1 का 2, 1 का बस एक एक्स्ट्रा करना है, 2। यहाँ कितना हो जाएगा इसका? 2 दूनी 4, दूनी 8, यहीं 24। कितना हो जाएगा? 24 पे। बात क्लियर हो पा रही है? 24 पे। अगर आपको लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। अगला देखें, कह रहा 16 10 मान लीजिए, लिखा गया 16 10। आप 2 से लेके 30 तक के पहाड़ जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। 2 से लेके 30 तक का पहाड़ा। इसके बाद कुछ अभाज्य पहाड़े हैं, 31 और 37, 31 और 37, और एक 36 का, 36 का इसके लिए जो पाई चार्ट आता है। तो आपका हो गया 2 से लेके 30 तक का पहाड़ा, 31 36 इतना काम कर लीजिए, आपकी स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगी। यही क्वेश्चन लिखा गया। अब फैक्टर करना है तो इसको हम 100 लिख सकते हैं, 161 गुणा 10 पहला काम। क्या लिख सकते हैं बेटा? 161 गुणा 10। और ये कितना होता है? 161 किसकी पहाड़ में आता है? 23 सत्ते 161। कितना होता है? 23 सत्ते 161 गुणा 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5। इसको सिस्टमेटिक लिखें, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और 23 लिखेंगे। सब पे कुछ नहीं है तो एक एक पावर होगी, यही होगी। जब कुछ नहीं है तो कितनी पावर रही होगी सब पे? 1 1 1 और 1। इसका कितना बनेगा आपका? 2। इसका कितना बनेगा? इसका कितना बनेगा? 2। इसका कितना आएगा आपके पास? 2। इसके पास कितना आएगा आपका? 2। और इसका कितना आएगा आपके पास? 2। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16।
16 फैक्टर। जबरदस्त सवाल है। अब 23 गुणा 7 अगर नहीं जानते तो फिर आपको वहाँ ढूंढना पड़ेगा फैक्टर्स को आपको निकालना पड़ेगा। बात क्लियर हो पा रही है बात को? ठीक है ना। अगला सवाल देखें हम लोग। क्या 1680 में गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले तो उसके जीरो अलग कर दिया करो। जीरो कैसे अलग करते हैं? 168 गुणा 10। 168 कौन से पहाड़े में आता है? 24 सत्ते 168। 24 गुणा 7 गुणा 10। और भी हो सकता था, इसका तो 4 से भी कट रहा है ना, इस तरीके से काट सकते थे। और 24 को क्या लिख सकते हैं? 8 3 24 क्या लिख सकते हैं बेटा? 8 गुणा 3 गुणा 8 3 24 हो गया जी। 7 के लिए 7, 10 के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 गुणा 5। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, यहाँ बचेगा 3 इंटू यहाँ बचेगा 7 इंटू बचेगा 2 इंटू बचेगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, याद रखिएगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? एक घात है, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ कितना हो जाएगा? देखो इस पे कुछ नहीं है तो कितनी घात मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। तो 2 पे कुल जो टोटल घात होगी 4 हो जाएगी। 4 3 एक घात मानी जाएगी यहाँ पे। 5 पे एक घात मानी जाएगी इंटू 5। इसके बाद 7 पे एक घात। यहाँ पे देखो 4 के स्थान पे कितना होगा? 5। यहाँ पे कितना होगा आपका? यहाँ पे कितना होगा? और यहाँ पे कितना होगा? बात क्लियर कर पा रहे हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40। कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 40। कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या लिखा रहे या कुल गुणनखंडों की संख्या, बात एक कही है। वहां पे ये मानना चाह रहा है कि कुल गुणनखंड उसके कितने हैं? नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर। अगला लिखा गया है 1750 में। 1750 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। 1750 को क्या लिख सकते हैं? 175 लिखेंगे, गुणा 10 लिख देंगे, हो जाएगा। जीरो अलग कर दिया। 175 को अगर छोड़ा जाए तो 25 गुणा 7 गुणा 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 5। 25 को यहाँ क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 2, 5 की पावर 2। अच्छा, 25 गुणा 7 गुणा 2। यहाँ पे 2 आते हैं, यहाँ पे कितनी है? 1 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जब कोई घात नहीं है इसका मतलब वहाँ पे कितनी घात होगी? 1 होगी। ये भी बात क्लियर हो पा रही होगी। आप अगर देखें 5 2 की पावर 1, यहाँ कितना बचेगा? 5 की पावर कितना हो जाएगा आपका? 3। 5 की पावर गुणा में घातें जुड़ती हैं, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। 2 की पावर 1, 5 की पावर 3, 7 की पावर। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ कितना हो जाएगा? 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 4 और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा? 16। बात क्लियर कर पा रहे हैं? तो गुणनखंडों की संख्या निकालना, देखो इसमें और भी क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए। हमने तो आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना, उनका योग निकालना। इसके बहुत सारे टाइप बनते हैं। बहुत एक ही टाइप पे काम कर रहा है योग आपका, तो बहुत आसान है सवाल लगाना। अगला सवाल देखें, यार 60 के गुणनखंडों की संख्या। अरे वाह, अगर 60 को कोई निकाल भी नहीं पाएगा, गुणनखंड करके गिन गिन के निकाल लेगा। कोई कलाकार व्यक्ति होगा और भूल जाए अगर, तो वो गिन के निकाल लेगा। बहुत छोटी संख्या दे दी। 60 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 15 चौको 60 या 4 गुणा 15। ऐसे तोड़ना अपने को। 4 को क्या लिख सकते? 2 की पावर 2 और यहाँ क्या लिख सकते? 3 गुणा 5। कुछ नहीं, पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 का कितना हो जाएगा? 3। 1 का कितना हो जाएगा? 2। 1 का कितना हो जाएगा? 2। 2 दूनी 4 3 12। कुल फैक्टर्स 12 हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात है? अगला चलिए।
250 में कितने विभाजक हैं? विभाजक भी जो विभाज्य करते, बताया गया था शुरुआत में, विभाज्य कर रहे हैं, खंड ही संख्या को विभाज्य करते, बताया गया था गुणनखंड। गुणनखंड मतलब है खंड उस संख्या को विभाज्य करते हैं, तो विभाजक क्या कहलाते हैं? उसके गुणनखंड निकालना। क्या निकालना बेटा? गुणनखंड निकालना, फैक्टर्स निकालना। 250 को निकालना है। 250 को क्या लिख सकते हैं? एक तो वही रूल निकालो, 25 गुणा 10, तो बहुत आसान है, 5 का स्क्वायर इंटू 5 गुणा 2, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 की पावर 3। आप समझ गए होंगे 125 गुणा 2 होता है, कई लोग समझ रहे होंगे 125 गुणा 2, 5 की पावर 3 गुणा 2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फैक्टर्स की संख्या बात करें अगर हम लोग, एक के स्थान पे कितना आएगा? यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आएगा? 3, 3 का 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। दिख रहा? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो यहाँ कर दे। यहाँ पे एक का कितना आएगा? 2, यहाँ पे 3 का कितना आएगा बेटा? 4, यहाँ 5 लिखा गया था, यहाँ पे जी 5 लिखा, ठीक है ना? 4 दूनी कितना हो जाएगा जी? 8। कितने फैक्टर्स हो जाएंगे इसके? 8। तो गुणनखंड बहुत एक आसान सा चैप्टर था, जो क्वेश्चन आपके पूछे गए बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं थे। आपको क्या करना है, 72 वाला जो हमने शुरुआत में बताया था उसको रट लीजिएगा, उसको रट के पहुंचिएगा, कैसे आया, कैसे आया, क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे। फिर आपको सूत्र वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना?